नमस्कार बच्चों, प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र के इस अगले नए वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत। जैसा कि हम लोग ब्राज़ील के प्राकृतिक विभाग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में हमने विशाल कगार उच्च भूमि और विशाल कगार इन दोनों भूभागों का अध्ययन किया। अब आगे हम बढ़ते हैं तो तटीय प्रदेश का अध्ययन हम करने चलते हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था भारत के तटीय प्रदेश के बारे में, उसी तरह ब्राज़ील को भी बहुत लंबा तट किनारा प्राप्त हुआ है। भारत को 7,500 किलोमीटर लंबा तट मिला है और ठीक उसके बराबर ही यानी 7,400 किलोमीटर लंबा तट आप देख रहे होंगे। यहाँ से इस तरफ से ये किनारा, ये जो किनारा आपको दिखाई दे रहा है, ये तटीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो तटीय प्रदेश भारत को, ब्राज़ील को 7,400 किलोमीटर लंबा तटीय प्रदेश मिला है। इस तटीय प्रदेश को उत्तरी व पूर्वी विभागों में बांटा जा सकता है। इसको दो भाग में बांट सकते हैं, जैसा कि इधर का जो तटीय प्रदेश है, इस तरफ का जो तटीय प्रदेश है, इसको हम लोग उत्तरी तटीय प्रदेश के नाम से जान सकते हैं। और इस तरफ का जो तटीय प्रदेश है, इसको हम लोग पूर्वी तटीय प्रदेश के नाम से जान सकते हैं। उत्तर में जो तटीय प्रदेश है, ये अमापा से रियो ग्रांडे, जैसा कि ये जो ब्राज़ील का ये भूभाग है, यहाँ ब्राज़ील का एक राज्य है अमापा, और यहाँ से अगर हम इस तरफ जाएं तो यहाँ पर है रियो डी ग्रांडे, यानी अमापा से रियो डी ग्रांडे तक ये उत्तरी तटवर्ती प्रदेश फैला हुआ है, इसका विस्तार है। रियो ग्रांडे डो नॉर्टे तक यह तट कहा जा सकता है। उससे आगे दक्षिण दिशा में फैले हुए तट को पूर्वी तट कहा जाता है। और इसके बाद जो हमने अभी बताया कि इसके बाद जो ये जो भूभाग है, ये पूर्वी तट के नाम से जाना जाता है। उत्तर तट पर अमेजन के साथ साथ अनेक नदियां आकर मिलती हैं, इसलिए यह तट समतल और नीचा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर अमेजन नदी है, ये अमेजन नदी है और अमेजन नदी का ये मैदान है। तो अमेजन नदी है, इसके अलावा जिगू नदी है, ये तमाम नदियाँ इस तरफ मिलती हैं इस प्रदेश में। तो यहाँ का जो तट है वो समतल है, ज़्यादा कटा फटा नहीं है और नीचा भाग है। इस किनारे पर माराजो द्वीप, माराजो की खाड़ी और साओ मार्कोस की खाड़ी यहाँ पर निर्मित हुए हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे माराजो द्वीप, ये दिख रहा होगा, ये छोटा सा भाग माराजो द्वीप। यहाँ पर माराजो की खाड़ी और साओ मास्कोसे की खाड़ी, मार्कोस की खाड़ी, ये यहाँ पर इस भूभाग में दिखाई देते हैं। माराजो एक बड़ा तटीय द्वीप है। ये जो माराजो द्वीप है, जिसके बारे में अभी बताया, ये बड़ा और तटीय द्वीप है। ये तट के पास है और बड़ा द्वीप है, बड़े आकार का है। वे अमेजन और टोकांटिन्स नदियों के मुहाने के दरमियान तैयार हुए हैं। अमेजन नदी और टोकांटिन्स नदी, ये दोनों नदियाँ जहाँ पर जाकर मिलती हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर में, वहाँ पर इस द्वीप का निर्माण हुआ है। पूर्वी तट पर अनेक छोटी नदियाँ आकर मिलती हैं। इसके अलावा अब हम अगर देखें तो यहाँ पूर्वी तट पर अनेक छोटी छोटी नदियाँ आकर के इस तरह मिलती हैं। छोटी छोटी नदियाँ अटलांटिक महासागर में मिलती हैं। साओ फ्रांसिस्को नामक बड़ी नदी अटलांटिक महासागर में आकर मिलती है। इस यहाँ पर साओ फ्रांसिस्के नदी आप लोग को दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे साओ फ्रांसिस्को नदी, ये आकर के अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये बड़ी नदी है। इसके अलावा यहाँ पर पुलिन का निर्माण होता है, जैसा कि आप लोग
इसके बारे में पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे। पुलिन क्या होती है, बालुका भित्ति, पुलिन, ये सब इसका निर्माण होता है। और किनारे पर रक्षा प्रवाल भित्तियों और द्वीपों द्वारा होती है। कुछ भागों में इन किनारों की रक्षा प्रवाल भित्तियों और द्वीपों द्वारा होती है। ये जो तटीय प्रदेश है इसकी रक्षा प्रवाल भित्ति और द्वीपों द्वारा इस तटीय प्रदेश की रक्षा होती है। तो अभी हमने जाना तटीय प्रदेश, आगे है मैदानी प्रदेश। ब्राज़ील में मैदानी प्रदेश दो विभागों में दिखाई देते हैं। उत्तर की ओर का अमेजन नदी का मैदानी भाग और दक्षिण में पराग्वे पराना नदियों का मैदानी भाग। तो हम लोग दोनों देख लेते हैं। ये अमेजन नदी का मैदानी भूभाग है और इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे पराग्वे और पराना नदियों का मैदानी भूभाग। तो ये दो भूभाग यहाँ पर दिखाई देते हैं। अमेजन ब्राज़ील का सर्वाधिक विस्तृत मैदानी प्रदेश है। जो अमेजन नदी का मैदान है ये ब्राज़ील का सबसे बड़ा मैदानी प्रदेश है। आप लोग देख रहे होंगे इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये अमेजन नदी का मैदानी प्रदेश है। अमेजन का मैदान जो बहुत बड़ा है, मानचित्र में इतना छोटा सा जो दिख रहा है, ये हज़ारों किलोमीटर लंबा चौड़ा है। इसकी पश्चिम में अमेजन घाटी ब्राज़ील के पश्चिम भाग में बहुत चौड़ी है। जो पश्चिमी भाग है, ये जो भूभाग है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। इसकी चौड़ाई लगभग 1300 किलोमीटर है चौड़ाई। और जब हम और आगे बढ़ते हैं पूर्व में तो इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर गुयेना उच्च भूमि, ये ब्राज़ील उच्च भूमि, इसके बीच का भाग है। तो इसकी ऊंचाई, इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर के लगभग है। जैसे जैसे अमेजन नदी अटलांटिक महासागर की ओर जाती है वैसे वैसे मैदान की चौड़ाई बढ़ती जाती है। ये मैदानी भाग पूर्णतः वनों से व्याप्त है। ये मैदानी भाग समतल नहीं है जैसा हमारे यहाँ उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उपजाऊ है, नदियों से बना हुआ है, नदियों के कांप से बना हुआ है। ऐसे तो ये भी नदी से बना है, लेकिन चूँकि ये बहुत ही अधिक वर्षा वाला प्रदेश है, वनों से आच्छादित है, यहाँ पर मानवीय अधिवास बहुत कम है, तो ये दुर्गम है, वनों से व्याप्त है। बार बार आने वाली बाढ़ और वनों के नीचे ज़मीन पर उगने वाली घनी वनस्पतियों के कारण ये जो भूभाग है बड़ा ही दुर्गम है। यानी यहाँ पर मानवीय अधिवास बहुत कम है और बहुत दुर्गम है। दुर्गम यानी जहाँ पर जाना बड़ा कठिन हो। अमेजन की घाटी के वन उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रकार के हैं। यहाँ पर जो वन हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन हैं, बहुत अधिक वर्षा होती है। ब्राज़ील का जो दूसरा मैदानी प्रदेश है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ब्राज़ील का दूसरा मैदानी प्रदेश ये और ये है पराग्वे नदी और पराना नदी का मैदान। पराग्वे के उद्गम क्षेत्र की दक्षिण ढलान दक्षिण की ओर से, जबकि पराना नदी के ढलान दक्षिण पश्चिम की ओर है। यानी ये दक्षिण से ये दक्षिण की तरफ जो ढलान है उच्च भूमि की, इस तरफ इसकी ढलान, ये मैदान की ढलान है, इस तरफ ढलान है। और पेंटानल विश्व के उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमियों में से एक है। बच्चों, एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर ये जो उच्च भूमि है, ये जो उच्च भूमि है, यहाँ से हमेशा पानी, ऊंचाई से पानी बहता रहता है और यहाँ की जो भूमि है वो हमेशा गीली रहती है, नम रहती है और इसलिए यहाँ पर दलदली प्रदेश का निर्माण हुआ है। इस दलदली प्रदेश का नाम पेंटानल है। पेंटानल, दलदली प्रदेश का नाम क्या है बच्चों? पेंटानल। तो पेंटानल दलदली प्रदेश है और ब्राज़ील के माटो ग्रासो डो सुल राज्य में है। ये यहाँ पर जो राज्य है माटो ग्रासो डो सुल, इस राज्य में ये दलदली प्रदेश आता है। और एक चीज़ आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जो फिल्मों में और डिस्कवरी चैनल पर आप लोग एनाकोंडा देखते हैं,
एनाकोंडा, ये इसी दलदली प्रदेश में एनाकोंडा पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्रदेश एनाकोंडा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। पेंटानल का विस्तार ब्राज़ील की तरह अर्जेंटीना में भी दिखाई देता है। ये जो पेंटानल है, दलदली प्रदेश है, ब्राज़ील के अलावा अर्जेंटीना में भी इसका विस्तार है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, द्वीप समूह के बारे में जान लेते हैं। तो मुख्य भूमि के अलावा ब्राज़ील में कुछ द्वीप भी हैं। अब यहाँ पर मानचित्र बहुत छोटा है बच्चों, इसलिए हमें द्वीप दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो सागरी प्रदेश है, ये सागरी प्रदेश है, ये जो इस सागरी प्रदेश में कुछ द्वीप भी हैं। इसका वर्गीकरण सागरी द्वीपों, तटीय द्वीप और सागरी द्वीप दो तरह से किया जाता है। जो एकदम तट के करीब द्वीप हैं उन्हें तटीय द्वीप, और जो सागर के अंदर हैं, बहुत गहराई में हैं, उसको हम सागरी द्वीप के नाम से जानते हैं। जो तटीय द्वीप हैं ये अधिकांश द्वीप निक्षेपणकारी से बने हैं, और जो सागरी द्वीप हैं वो मुख्य भूमि है, वो पर्वतों के, डूबे हुए पर्वतों के शिखर हैं जो हमें द्वीप के रूप में दिखाई देते हैं। और ये जो सागरी द्वीप हैं ये ब्राज़ील के मुख्य भूमि से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर पाए जाते हैं। ये द्वीप चट्टानी हैं, जलमग्न पत्थरों के शिखर हैं जो हमें दिखाई देते हैं। दक्षिण अटलांटिक महासागर का तटीय भाग प्रवाल द्वीप और उन्हें एटॉल कहा जाता है। दक्षिण अटलांटिक महासागर का तटीय भाग जो ये हम देख रहे हैं, दक्षिण अटलांटिक महासागर, इसका जो तटीय भाग है ये प्रवाल द्वीपों से घिरा है। इन्हें हम एटॉल कहते हैं। जैसा कि आप लोग भारत के द्वीपों की जानकारी पढ़ते समय भी आप लोगों को ध्यान में आया होगा। यहाँ पर भी दो तरह के द्वीप हैं, एटॉल द्वीप और जलमग्न पर्वतों के शिखर। तो बच्चों, इस तरह से ब्राज़ील के प्राकृतिक विभाग का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत की और ब्राज़ील की जल प्रणाली, यानी भारत और ब्राज़ील में बहने वाली प्रमुख नदियाँ, उनमें उनकी सहायक नदियाँ, उन नदियों का उद्गम, वो नदियाँ किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं और ये नदियाँ कहाँ पर जाकर सागर में मिलती हैं, ये सब चीज़ों का हम विस्तृत अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।